हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर से एक बार डिविजनल चार्ट सीरीज में। आज हम D16 चार्ट की बात करने वाले हैं। और D16 चार्ट की बात करने से पहले मैं आपका 2 मिनट का वक्त लूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके दो मकसद होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि जानकारी चाहते हैं और कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल सलाह देना चाहते हैं, मगर इसे वो प्रोफेशनली नहीं करना चाहते। एक वो लोग हैं जो इसको एज ए रोजगार या प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं। तो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लोग हैं। तो जो प्रोफेशन की तरह इसको लेना चाहते हैं उनके लिए मैं एक कमिंग क्लास में वीडियो लेकर आ रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। आप उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा और प्रोफेशनली एक बहुत सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर होकर निकलेंगे। और आपको प्रोफेशनली किसी भी तरीके की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। मगर आप मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए किन एरियाज में काम करना है। आप कितनी भी एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, कहीं से भी सीख लीजिए, मगर आप करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि एज ए प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी में यदि आपको ज्ञान अर्जित करना है तो वो एंडलेस है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप कितनी भी एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, दिन रात लगे रहिए, पूरा जीवन लगा दीजिए, तभी भी एस्ट्रोलॉजी की आप 10-20% से ज्यादा जानकारी नहीं निकाल सकते। मगर प्रोफेशनली करने के लिए मैं आपको बहुत ही सटीक और ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपके प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे अब ओवरकम कर पाएंगे। तो आप आने वाले वीडियो को देखिएगा। आज मैं D16 चार्ट की बात करूंगा। इस डिविजनल चार्ट की सीरीज को आज मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि D30 चार्ट के वीडियो मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। D60 मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूंगा। रीजन बिहाइंड दैट, मैं पर्सनली D60 चार्ट को लगाने के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि D60 चार्ट की जो लगन है वो 2 मिनट से कम में बदल जाती है। वो हो सकता है कुछ सेकंड में ही बदल जाए, मैक्सिमम 2 मिनट में तो वो चेंज होगी ही होगी। और आप 95% लोगों का बर्थ टाइम इतना एक्यूरेट होता ही नहीं है कि वो अप टू 2 मिनट एक्यूरेट हो। जब बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है तो हम D60 चार्ट की प्रेडिक्शन देकर किसी को भी क्यों भ्रमित करें, या उसको सही प्रेडिक्शन हम नहीं दे पाएंगे यूजिंग D60, क्योंकि उसके लिए आपका विद इन सेकेंड बर्थ टाइम करेक्ट होना चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैं उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एडवाइस करूंगा कि D60 चार्ट आप अप्लाई ही ना करें। बहुत लोगों को मेरी ये बात गलत लगेगी, मगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति आपके पास कितना ही करेक्ट टाइम का क्लेम लेकर आए, मगर उसके टाइम में कुछ सेकंड का तो डेफिनेटली डिफरेंस होगा ही। आप कितना ही बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लीजिए, तभी भी कुछ सेकंड का डिफरेंस होगा। और कुछ सेकंड्स में ही D60 चार्ट की जब लगनी बदल गई तो उसकी प्रोडिक्शन सही नहीं जाएगी। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सोड शामसा चार्ट D16, ये इट इज 1/16 डिवीजन ऑफ ए साइन। एक साइन को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब D16 बनता है। ईच साइन इज डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज ऑफ 1 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड का। तो पहला शोड शामसा 1 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड का होगा। दूसरा इसमें इतना ही और ऐड कर देंगे तो वो करीब करीब आपका होगा 3 डिग्री और 40 मिनट के आसपास चला जाएगा। इस तरीके से हम उसको देखते जाएंगे। अब D16 चार्ट को कास्टिंग कैसे करते हैं, हालांकि ये सभी ऐप में अवेलेबल होता है, पर भी मैं आपको ऑलवेज एडवाइस करता हूं कि आपको कास्टिंग करना खुद आना चाहिए। आपको देखना है कि यदि कोई भी प्लेनेट या लग्न वेरिएबल मूवेबल साइन में हो। मूवेबल साइन का मतलब होता है 1, 4, 7, 10। तो उसकी गिनती ऑलवेज एरीज साइन से करेंगे, मेष राशि से करेंगे। जैसे कोई भी प्लेनेट सपोज आपका 10 साइन में 1 डिग्री पर है तो वो मेष राशि में रखा जाएगा। 10 साइन में वो 10, क्योंकि मूवेबल साइन है, 3 डिग्री पर है। 3 डिग्री मतलब दूसरा षोडशांश आ गया। तो दूसरे में वो एरीज से काउंट करेंगे, मेष से, और मेष से अगली वृषभ के अंदर रखा जाएगा। ये कंसेप्ट है इसमें। मगर कोई भी प्लेनेट यदि आपका फिक्स्ड साइन के अंदर है,
फिक्स साइन होगा आपका 1 4 7 10 मूवेबल है, तो 2 5 8 11 को फिक्स्ड या स्थिर राशि बोलते हैं। लग्न या कोई भी प्लेनेट स्थिर राशि में है तो उसकी शुरुआत करेंगे, वो पहले षोडश में है तो लियो सिंह राशि में आएगा, दूसरे षोडश में है तो उससे नेक्स्ट वर्गो में आएगा, और इस तरीके से हम उसको प्लेस करते हैं। इसी तरीके से कोई भी प्लेनेट डुअल साइन के अंदर है, द्विस्वभाव राशि के अंदर है, 3 6 9 12 में, तो यदि पहले षोडश में है तो उसकी काउंटिंग हम सेजिटेरियस से शुरू करेंगे, धनु से शुरू करेंगे। मतलब क्या है, ध्यान से समझे। सबसे पहले D16 की लग्न निर्धारित करनी है। अब D16 की लग्न कैसे निर्धारित करेंगे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि हम D16 चार्ट किस तरीके से कास्ट करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये प्रॉमिस है कि आपको मैं मेरे इस चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की छोटी से लेकर बड़ी हर एक चीज उपलब्ध होगी, जो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं होगी। आप लोग एट्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया, आठवें भाव में कौन बैठ गया, उस तरीके के वीडियोस के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। वो बातें बिल्कुल आधी अधूरी हैं, वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आपको यदि सटीक ज्योतिष सीखना है, एक्चुअल ज्योतिष सीखना है, तो आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें जो कि ईमानदारी से केवल आपको सिखाने के पर्पज से अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जिनका और कोई मोटिव नहीं है। ज्यादातर लोगों के वीडियोस आप देखेंगे तो उनका मोटिव डिफरेंट है, उनका मोटिव वीडियो बनाना है। यहाँ पर हमारा कोई भी मोटिव वीडियो बनाना नहीं है, केवल ये है कि आपको हम एक भी बात यदि बता पाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। अब जैसे मैंने इसके अंदर मैं D16 चार्ट बनाऊंगा, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको लग्न को देखना है। 10 साइन है, ये मूवेबल साइन है, 1 4 7 10। स्थिर होता है यदि 2 5 8 11 होता, और द्विस्वभाव होता है यदि 3 6 9 12 होता। अब 10 साइन में तो हम देखें लग्न इसकी 17 डिग्री 36 मिनट है। अब 17 डिग्री 36 मिनट आपको ये देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि ये कौन से षोडशा के अंदर जा रहा है। तो 17 डिग्री 36 मिनट में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अंदाजे से लगा रहा हूं कि आपका 1 डिग्री 52 मिनट का एक षोडशा होता है। तो अराउंड अराउंड आप ये मानकर चलें कि ये आपका सेवेंथ या एट्थ षोडशा आना चाहिए, एट्थ 9th 10 षोडशा आएगा ये करीब करीब, 9th या 10 षोडशा आएगा। अभी हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको जब भी 1 4 7 10 में तो 1 से आपको स्टार्ट करना है। सपोज ये 9th होता, मैं वर्बली एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ पर कैलकुलेट लेकर नहीं बैठा हूं, आप देख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने काउंट किया, तो 9 षोडशा में आएगा तो इस आपके D16 की लगन 9 हो जाएगी, और 10 में आएगा तो वो 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका D16 चार्ट, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए लग्न 10 है, ये 10 षोडशा के अंदर आता है, 17 डिग्री 52 मिनट। तो वो अंदाजे से मैंने निकाला था 9 या 10, तो देखिए 10 के अंदर आपका आ गया। तो हम सबसे पहले D16 की लग्न बना लेंगे। लग्न बन गई, इस पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 10 लिखा, 11 12 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब प्लेनेट प्लेस करेंगे वन बाई वन। तो प्लेनेट को किस तरीके से प्लेस करेंगे, मैं ऐसे ही आपको अंदाजे से कोई भी प्लेनेट यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। कि मैंने सपोज यहाँ पे मार्स ले लिया। मार्स ये चर राशि में है, 3 डिग्री 17 मिनट। तो 1 डिग्री 52 मिनट तक पहला षोडशा है, और आपका ये दूसरे षोडशा में जाएगा। तो ये जब चर राशि में है तो इसकी गिनती करेंगे 1 से, और 1 से दूसरा काउंट करेंगे तो 2 साइन में मार्स होगा। आप देखिए D16 में मार्स कहां पर गया है, D16 में मार्स देखिए 2 साइन में गया है। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एक मैं प्लेनेट कोई भी और रख के देख लेता हूं कि सपोज हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं सूर्य कौन से षोडशा के अंदर गया है। सूर्य को हम देख लेते हैं, सन की जो डिग्री है, या आप देखिए मरकरी कौन से, ये भी एक्चुअली चर राशि में है, तो मैं किसी दूसरी राशि में देख लेता हूँ। यहाँ पर ये द्विस्वभाव राशि के अंदर आपका केतु रखा हुआ है, और केतु की डिग्री है यहाँ पे 12 डिग्री 16 मिनट। तो ये 7th षोडशा में जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेट करने पर। तो 7th षोडशा में यदि मैं जाता हूं तो यहाँ पर द्विस्वभाव राशि में हमें काउंट करना है सेजिटेरियस से। तो यहाँ पर 7th काउंट करूंगा सेजिटेरियस से, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 साइन के अंदर केतु जाना चाहिए। हम देखते हैं कि केतु कहां पर गया है D16 चार्ट के अंदर। तो केतु देखिए 3 साइन के अंदर ही गया है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट इसको आसानी से
कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको D16 कास्ट करना मैंने जल्दी से बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कास्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ज्यादातर मोबाइल ऐप्स में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो ये आपको रेडिली अवेलेबल होगा। अब हम आगे बात करेंगे कास्टिंग के बाद की, इसका पर्पस क्या है, किस लिए इसे यूज किया जाता है। तो देखिए, इट इज यूज टू असेस हैप्पीनेस एंड व्हीकल, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां और आपके व्हीकल, कार, स्कूटर, बाइक, ट्रक, जो भी आप लेकर यूज कर रहे हैं उसको ये रिप्रेजेंट करेगा D16 चार्ट। ध्यान से समझिए, एक्चुअली फोर्थ हाउस आपकी चल प्रॉपर्टी, अचल अचल प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है, आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को सिग्निफाई करता है। मगर फोर्थ हाउस के दो डिविजनल चार्ट हैं, D4 एंड D16। यदि आपको स्थायी आपकी खुशी और स्थायी प्रॉपर्टी देखनी है, जिसे हम इमूवेबल असेट और इमूवेबल हैप्पीनेस देखते हैं, तो उसके लिए आपको डिविजनल चार्ट D4 को एनालाइज करना पड़ेगा। मगर आपको मूवेबल आपकी हैप्पीनेस और मूवेबल असेट को देखना है, तब आपको D16 चार्ट को देखना पड़ेगा। अब आपकी कार मूवेबल असेट होता है, मूवेबल असेट वो है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसको देखना है तो हम D16 चार्ट का यूज करेंगे। और मूवेबल हैप्पीनेस, प्लेजर जो हमें टेम्परेरी मिलता है, हम कहीं घूमने गए 4 दिन के लिए, वहां पर हमने एंजॉय किया, खुशी मिली, वो आपका मूवेबल प्लेजर है, उसको भी D16 चार्ट से देखा जाता है। आपको व्हीकुलर एक्सीडेंट वगैरह जो होता है उसमें भी D16 चार्ट का रोल होता है, जिसके अंदर आपका व्हीकल डैमेज होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है D16 चार्ट। द मूवेबल प्लेजर इज डिराइव्ड फ्रॉम materialistic थिंग्स, sensual and mental satisfaction. It इंडिकेटर ऑफ नेक्टर ऑफ लाइफ। नेक्टर ऑफ लाइफ का मतलब है जो हमारी जिंदगी में रस होते हैं, अलग अलग तरीके के, हास्य रस होता है, स्वाद रस होता है, जितने भी तरीके के जो रस होते हैं वही हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस लेकर आते हैं, तो उसको भी ये D16 चार्ट ही बताता है। इट ऑल्सो इंडिकेट हाउ मच ए पर्सन कैन एंजॉय द हैप्पीनेस अवेलेबल टू हिम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है। हमारे पास हैप्पीनेस होती है मगर हम उसे एंजॉय नहीं करते, हम दूसरी चीजों में उलझे हुए होते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती। ऐसा हर इंसान होता है कि वो जो उसको मिल जाता है उससे वो सेटिस्फाई होना बंद कर देता है, और वो दूसरी चीजों में फिर जूझता है, उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो जो उसके पास हैप्पीनेस अवेलेबल है उसको वो एंजॉय नहीं करता। आपका D16 चार्ट बताएगा कि आपके पास अवेलेबल हैप्पीनेस को आप एंजॉय कर रहे हो या उसको आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो और दूसरी हैप्पीनेस की खोज में निकल पड़े हो, तो वो भी D16 चार्ट से आपको पता चलेगा। It also mirage of pleasure, which may lead to humiliation and unhappiness. अब हम क्या होगा, एक गलत फहमियों का जो हम शिकार होते हैं उसे भी यही बताएगा। गलत फहमियों का शिकार हम किस तरीके से होते हैं, हर व्यक्ति की जो डिजायर और एम्बिशंस बढ़ती चली जाती हैं, अपनी स्थिति से जैसे ही उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुका हूं, और वो दूसरे लोगों के सामने उस चीज को एग्जिबिट या प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जैसे कि मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं पैदल चलता हूँ, यदि मुझे साइकिल मिल गई तो मुझे बड़ी हैप्पीनेस होगी और मैं और लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास साइकिल है। मगर पता चला जिनको मैं दिखा रहा हूँ उनके पास ऑलरेडी कार है, तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरीके की जो आपका मिरेज ऑफ प्लेजर जो होता है, हम जिसे अपने लिए प्लेजर समझ रहे हैं दूसरों के लिए वो बहुत ऑर्डिनरी चीज हो सकती है, उसे भी आपका D16 चार्ट इंडिकेट करता है। अब D16 के सभी हम 12 भावों की बात करेंगे। फर्स्ट हाउस इसका इंडिकेट करता है जनरल लेवल एंड लग्जरी, सोर्स ऑफ लग्जरी। आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी का क्या सोर्स होगा, हैप्पीनेस का क्या सोर्स होगा, वो आपका फर्स्ट हाउस इंडिकेट करेगा। द क्वांटम ऑफ वेरियस लग्जरी सीन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ लग्न। आप कैसे पता करोगे कि आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी, आपको लग्न की स्ट्रेंथ देखनी है। यदि आपकी लग्न स्ट्रोंगर है, इसका मतलब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ लग्जरी होंगे। और सोर्स ऑफ लग्जरी कहाँ से आपको लग्जरी मिलने वाली है वो भी यही बताएगा। तो देखते हैं हम, एक जो मैंने अभी चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया था उसमें हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। D16 चार्ट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। D16 चार्ट में लग्न 10 है, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मार्स वीनस 2 साइन में रखे हुए हैं, 5th हाउस में। 3 साइन में सैटर्न, राहु केतु और मरकरी रखे हुए हैं। हायर डिविजनल चार्ट में राहु केतु एक ही भाव में होते हैं। जुपिटर यहाँ पर आपके
10th हाउस के अंदर है, सन और मून 9th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। अब इसकी लग्न की स्थिति देखते हैं, इस पर किसका असर है। हम देखते हैं लग्न को क्या कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस कुंडली के अंदर ऐसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि लग्न को कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है। तो बहुत स्ट्रांग लग्न नहीं है, मगर ये न्यूट्रल टाइप ऑफ लग्न है। तो इसके पास लग्जरी के कोई बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं होंगे, ठीक ठाक इसकी लाइफ होगी जिस भी पर्सन की ये कुंडली है। मगर लग्न बहुत स्ट्रांग होती, उसमें कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा होता, बेनिफिक प्लेनेट उसे देख रहा होता, या वो शुभ कर्तरी में होती, तो हम कहते हैं उसकी लाइफ में लग्जरी होगी, बहुत सारे सोर्सेज होंगे सुख सुविधाओं के। इस तरीके से हमें इंटरप्रेट इसे करना है। अब मैं सेकंड हाउस की बात कर लेता हूँ। सेकंड हाउस बताता है द अपब्रिंगिंग विच मोल्ड्स यू योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हैप्पीनेस, द स्टेटस ऑफ योर हैप्पीनेस एंड अक्यूमुलेशन ऑफ हैप्पीनेस। ये बताएगा कि आप किस चीज को हैप्पीनेस मानते हो, वो आपके संस्कार बताएंगे, अपब्रिंगिंग बताएगी। बहुत लोग यदि स्पिरिचुअली उन्हें कुछ मिलता है तो उसे हैप्पीनेस मानते हैं। बहुत लोगों के पास वो बहुत ज्यादा वेल्थ हो, पैसा मिले, उसको हैप्पीनेस मानते हैं। बहुत लोग अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर मिल बांट कर अपना टाइम पास करने को हैप्पीनेस मानते हैं, और बहुत लोग अकेला रहने को हैप्पीनेस मानते हैं। तो योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हैप्पीनेस, और आपको जब कोई खुशी मिल रही है तो आप उसे एंजॉय कर रहे हो या उसे इग्नोर कर रहे हो, वो भी सेकंड हाउस इंडिकेट करेगा। स्टेटस ऑफ योर हैप्पीनेस, आपकी किस लेवल की हैप्पीनेस है उसको भी इंडिकेट करता है, और आप जिंदगी में खुशियों को किस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी सेकंड हाउस। इट इज वेल्थ हाउस ऑफ द हैप्पीनेस, ये ध्यान रखना। आपके पैसे की वेल्थ को आपका लग्न से दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है, मगर हैप्पीनेस की वेल्थ को आपकी कुंडली का सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो हम सेकंड हाउस भी यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि D16 चार्ट का ये सेकंड हाउस है, 11, इसमें 11 साइन है। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक बेनिफिक प्लेनेट जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर इस पे किसी भी मेलिफिक प्लेनेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसके पास एक्यूमुलेशन ऑफ हैप्पीनेस होने की स्थिति है इस कुंडली के अंदर। वो पर्सन जो खुशियां हैं उन्हें अपने पास इकट्ठा रखेगा, ऐसे सोर्सेज बना के रखेगा, ऐसी चीजें होंगी उसके पास जिसके थ्रू उसे हैप्पीनेस फील होती रहेगी लगातार। वो हमेशा दुखी नहीं रहेगा, वो ऐसे काम करता रहेगा अपनी जिंदगी में जिससे उसे हैप्पीनेस मिलती रहे। अब हम थर्ड हाउस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखते हैं। तो थर्ड हाउस इंडिकेट करता है द करेज एग्जिबिटेड और द एक्ट ऑफ करेज टू गेट लग्जरी। इट कैन गिव लॉस ऑफ व्हीकल एंड अनहैप्पीनेस बाय ओन डूइंग। एनी रिलेशन ऑफ थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड विथ लग्न लग्न लॉर्ड और फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड प्रॉमिस सच लॉसेस। अब इसके दो पार्ट है थर्ड हाउस के। एक तो ये बताएगा आप हैप्पीनेस को इकट्ठा करने के लिए कितना करेज दिखा रहे हो, अपना कितना साहस या एफर्ट लगा रहे हो अपनी खुशियों को इकट्ठा करने के लिए। एफर्ट को बताएगा ये आपका, अपनी खुशी आपने इकट्ठी करनी है, उसके लिए आपको क्या एफर्ट आप लगा रहे हो। सपोज आप एक कार खरीदने में खुशी मिलती है, तो कार खरीदने के लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हो, मकान खरीदने में खुशी मिलती है उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे हो। तो ये आपको ये बताएगा थर्ड हाउस। मगर साथ साथ ये आपका लॉस ऑफ व्हीकल एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करेगा, क्योंकि फोर्थ से 12th हाउस हो गया ये आपका। तो ये उसकी वजह से अनहैप्पीनेस को भी इंडिकेट करेगा। यदि थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड का किसी भी तरीके का लिंक लग्न और लग्न लॉर्ड या फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड से हो, तो वो आपका ऐसे लॉसेस को इंडिकेट करेगा, लॉस ऑफ व्हीकल, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ हैप्पीनेस को इंडिकेट करेगा। हम देखते हैं जो हमने अभी एग्जांपल चार्ट लिया है उसमें ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है क्या, थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड का लग्न लग्न लॉर्ड या फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड से कोई लिंक बन रहा है क्या। तो देखिए थर्ड लॉर्ड है यहाँ पर जुपिटर, फोर्थ लॉर्ड है मार्स। इसमें हम देखते हैं कि मार्स और जुपिटर का कोई लिंक है क्या, मार्स और थर्ड लॉर्ड नहीं, तो आपका फोर्थ हाउस को देखिए एस्पेक्ट कर रहा है, एक लिंक बन रहा है आपका, थर्ड लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग फोर्थ हाउस। इसके बाद लग्न लॉर्ड को देख रहा है क्या, हम देखते हैं कि वो आपका लग्न लॉर्ड से भी आपका एक लिंकअप फॉर्म कर रहा है। थर्ड हाउस एंड थर्ड लॉर्ड आपका लग्न लॉर्ड से भी लिंकअप बना रहा है, साथ में आपके फोर्थ हाउस से भी लिंकअप बना रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको लॉस ऑफ व्हीकल या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका अनहैप्पीनेस इनकी लाइफ के अंदर आएगी। तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हो कि इनकी गाड़ी चोरी हो सकती है, उसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हमें रीड करने की कोशिश करनी है। अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस बताता है
हैप्पीनेस ऑब्लिक अनहैप्पीनेस फ्रॉम लग्जरीज ऑफ लाइफ, दिस इज ए सुख स्थान, द एटीट्यूड टुवर्ड्स हैप्पीनेस, एनी रिलेशन विद 6 8 12th हाउस indicate vehicular और अदर एक्सीडेंट विच कॉजेज लॉस ऑफ हैप्पीनेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोर्थ हाउस केवल आपके व्हीकल को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और उसकी वजह से अनहैप्पीनेस जो होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। यदि फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड का किसी भी तरीके का लिंक 6 8 एंड 12th हाउस से हो जाए तो इस तरीके की चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि यह कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, क्या पता कभी हो ही ना। अप्रोप्रिएट दशा और अंतर दशाओं में कोई भी इवेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस ये है और फोर्थ लॉर्ड है इस कुंडली के केस में मार्स। तो हम देखते हैं कि उनका 6th हाउस और 6th लॉर्ड से किसी तरीके का इंक्लिनेशन हो रहा है क्या, 6 8 12 से। तो 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, 8th हाउस का लॉर्ड आपका सन है, और यहाँ पर जुपिटर है 12th हाउस का लॉर्ड। तो इसमें हम फोर्थ हाउस का तो लिंक देखिए जुपिटर से हो रहा है सीधा सीधा, फोर्थ लॉर्ड का कोई लिंक जुपिटर से नहीं हो रहा है। तो मगर फोर्थ हाउस का लिंक हो रहा है तो वहां पर कुछ पॉसिबिलिटी फोर्थ हाउस से रिलेटेड व्हीकुलर एक्सीडेंट या लॉस ऑफ व्हीकल, उसकी वजह से अनहैप्पीनेस के कॉम्बिनेशंस आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। सेम जुपिटर इज द कॉज इन दिस वन पर्टिकुलर केस। बात करते हैं पांचवें भाव की, फिफ्थ हाउस की। इट स्टैंड्स फॉर योर कर्मास ऑफ पास्ट लाइफ इन रिगार्ड ऑफ योर लग्जरीज ऑफ दिस लाइफ। ये बताएगा कि आपका आपने पिछली जिंदगी के अंदर ऐसे कौन से काम किए थे जिनसे इस जिंदगी के अंदर आपको लग्जरीज मिलने वाली हैं। तो पिछले जन्म से आप जो खुशियों को इकट्ठा करके लेके आए हैं, कर्मों को इकट्ठा करके लेके आए हैं, जिनकी वजह से आपको इस लाइफ के अंदर खुशी मिलने वाली है, वो फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड इंडिकेट करेगा। हम देखते हैं किस तरीके से इंडिकेट करेगा प्रैक्टिकली, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके पांचवें भाव की स्थिति देखते हैं। तो पांचवें भाव को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड खुद बैठा हुआ है, तो इसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति है। फिफ्थ लॉर्ड अपना आप पांचवें भाव में बैठा हुआ है, एक शुभ ग्रह है, और इस कुंडली के लिए योग कारक प्लेनेट होकर फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो आप समझ के चलिए कि ये पर्सन अपनी प्रीवियस जिंदगी से खुशियों को इकट्ठा करके इस जन्म के अंदर लेकर आया हुआ है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी खुशियों का लॉर्ड भी है, पांचवें अभाव के अंदर आकर बैठ गया है। 11th लॉर्ड भी पांचवें अभाव के अंदर आकर बैठ गया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग यहाँ पर बन रहा है। धन योग के साथ साथ इस अभाव के अंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहा है। तो आप ऐसा मानकर चलोगे ये पर्सन अपने पिछले जन्म से लग्जरीज के लिए कर्म करके आया है, और उन लग्जरीज को इस जिंदगी के अंदर ये एंजॉय करने वाला है। अब आ जाते हैं हम इसी कुंडली के छठे भाव के अंदर। तो सिक्स हाउस की बात कर लेते हैं। देखिए, तो सिक्स हाउस का क्या कॉम्बिनेशन है, इट शोज एनिमीज ऑफ योर लग्जरीज, आपकी खुशियों के दुश्मन, सुख सुविधाओं के दुश्मन को बताता है। दिस हाउस शोज द लोन्स यू रेस टू एक्वायर एनी लग्जरी। हम जनरली सभी लग्जरीज एक्वायर करने के लिए लोन लेते हैं, कार भी लोन पे लेते हैं, मकान भी लोन पे लेते हैं, और किसी तरीके की खुशियां भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करके लेते हैं। तो वो लोन के बेस पर, तो ये भी आपका उस लोन को भी इंडिकेट करेगा। द वेक्यूलर एक्सीडेंट आर ऑल्सो रूल्ड बाई दिस हाउस, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस है तो आपका ये एक्सीडेंट को भी इंडिकेट करेगा। इट शोज लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट ड्यू टू कन्वेंस, आपके जो गाड़ी घोड़े जो भी हैं आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी वजह से जो भी डिस्प्यूट और आएंगे उनको भी सिक्स्थ हाउस यहाँ पर इंडिकेट करता है। अब हम सेवेंथ हाउस की बात कर लेते हैं। पार्टनर्स विल एंजॉय और सफर द लग्जरीज विद यू और कंट्रीब्यूट टू योर हैप्पीनेस। आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपका किसी भी तरीके का पार्टनर है, वो आपकी लग्जरीज को एंजॉय करेगा या आपकी लग्जरीज में कंट्रीब्यूट करेगा, वो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस ऑफ नेटल चार्ट रिलेटेड टू फोर्थ हाउस ऑफ D16 गिव कन्वेंस प्रोवाइडेड बाई अदर्स एंड नॉट योर ओन। जो आपकी D16 का लग्न लॉर्ड ऑफ, सॉरी माफ कीजिएगा, द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस ऑफ नेटल चार्ट, आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस का लॉर्ड रिलेटेड टू फोर्थ हाउस ऑफ D16, यदि वो D16 के फोर्थ हाउस से रिलेटेड हो जाए तो इसका मतलब आपको जो व्हीकल है वो आप नहीं लोगे, या तो आपको पिता देंगे, ससुराल से मिलेगा, या किसी और का व्हीकल आप यूज करेंगे। ये एक सूत्र है यहाँ पर रिलेटेड। अब हम बात करेंगे एट्थ हाउस।
लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ड्यू टू लग्जरीज, 8th हाउस आपको पता है प्रॉब्लम्स का है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेगा ड्यू टू लग्जरीज एंड व्हीकल्स। मतलब आप प्रॉब्लम में रहेंगे ड्यू टू व्हीकल्स एंड लग्जरीज, और वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ऐसा हो सकती है कि आपको लग्जरीज और व्हीकल मिले ही ना, या आप जो लग्जरीज हैं उनकी वजह से आपने इतना लोन उठा लिया हो जिसकी वजह से आप सफर करेंगे, या व्हीकल है उससे आपको कई तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक व्हीकल आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। Fatal accident due to conveyance of any type. Afflicted planet in 8th हाउस need to be watched during their दशा, ये ध्यान रखना है। जब भी 8th हाउस की दशा है आपकी, तो आप समझ लीजिए यदि कोई प्लेनेट अफ्लिक्टेड है 8th हाउस के अंदर और उसकी दशा आपकी चल रही है, D16 के 8th हाउस की बात कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि आपको व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जरा इसमें D16 के अंदर कोई प्लेनेट है क्या 8th हाउस के अंदर। तो D16 में 8th हाउस में यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है। इसका जो 8th लॉर्ड है वो आपका सन है, वो 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और इतना ज्यादा कोई वो बहुत एफ्लिक्टेड नहीं है, ना ही उसको सटन देख रहा है, नहीं मार्स देख रहा है। तो इस पर्सन को हम कहेंगे कि उस तरीके की शायद प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी 8th हाउस की दशा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं 9th हाउस। तो 9th हाउस द लक फैक्टर ऑफ लग्जरीज, इट इज हाउस ऑफ लॉन्ग ट्रेवल। ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग 9th हाउस मेक वन possess गुड लग्जरीज एंड ही एंजॉय इट। तो आपकी कुंडली का यदि नवा भाव स्ट्रॉन्ग है D16 का, तो आप लग्जरीज आपको भाग्य से मिलेंगी। आप लॉन्ग ट्रेवल करोगे उसे भी आप एंजॉय करोगे, और आपका भाग्य काम करेगा और आप लगातार लग्जरीज को एंजॉय करते जाओगे। तो स्ट्रॉन्ग यदि 9th हाउस है D16 का, इसका मतलब सुख सुविधाओं की आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपका भाग्य भी आपका उसमें साथ देगा उन्हें एक्वायर करने में। पिता का भी रोल हो सकता है आपको लग्जरीज देने में। आपको पता लगे कि बहुत अच्छा हाउस, बहुत अच्छी कार आपके पिता आपको गिफ्ट कर दें। अब हम बात करेंगे 10th हाउस की। द यूज ऑफ कन्वेंस फॉर गुड और बैड पर्पस, एक्शंस फॉर कंफर्ट इन लाइफ। अब देखिए एक कर्म भाव है आपके व्हीकल का। आप व्हीकल को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, सुख सुविधाओं को किस चीज के लिए, लग्जरी को किन कर्मों के लिए यूज कर रहे हैं। आप लग्जरी एंजॉय कर रहे हो, मगर कुकर्मों के लिए भी हो सकता है आप यूज कर रहे हो लग्जरी को, अच्छे कर्मों के लिए भी यूज कर रहे हो। आपको कोई भगवान ने बहुत सारी सुख सुविधाएं दी है, आपको कार दी हुई है बहुत सुंदर, आप मंदिर के लिए कुछ काम करते हो, एनजीओ के लिए कुछ काम करते हो, तो उस लग्जरी को आप एनजीओ के लिए यूज कर रहे हो। आप ऐशो आराम के लिए यूज करते हो और कुकर्म कर रहे हो, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपके लग्जरी और व्हीकल को किन कामों के लिए आप यूज करने वाले हैं, वो D16 का 10th हाउस बताएगा, क्योंकि वो आपकी लग्जरी और व्हीकल का कर्म भाव है। तो आपकी लग्जरी और व्हीकल को आप किन कामों के लिए यूज करने वाले हैं उसको हम 10th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस गेन और लॉस ऑफ लग्जरीज, द लेवल ऑफ ग्रीड टुवर्ड्स एमिनिटीज इन लाइफ। अब वो आपकी इच्छाओं को इंडिकेट करेगा, वो आपका लग्जरी और व्हीकल का इच्छा भाव है। लग्जरी और व्हीकल का लाभ भाव है, तो आपको लग्जरी और व्हीकल से क्या लाभ होगा वो 11वां भाव इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ वो ये बताएगा कि आपका एम्यूनिटीज की तरफ क्या आपका बिहेवियर है, आपकी कितनी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं या वो बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि इसीलिए 11वें भाव को अशुभ भाव माना जाता है कि वो इच्छाओं की पूर्ति करता है मगर साथ साथ नई इच्छा क्रिएट कर देता है। तो आपके मन को संतुष्टि कभी भी नहीं मिलती है। अब मैं 12th हाउस की बात करूंगा D16 के। ये आपका लॉस है, बेसिकली लॉस भाव है आपका एम्यूनिटीज और व्हीकल का। तो ये लॉस ऑफ एम्यूनिटीज, द लॉसेस कैन बी ड्यू टू थेफ्ट और एक्सीडेंट और बाई लिटिगेशन। आपकी सुख सुविधाओं में कमी को या लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और लॉस किस वजह से हो सकता है, आपका एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, चोरी की वजह से हो सकता है, या कोई कानूनी कार्रवाई की वजह से हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम D16 से देख सकते हैं। रूल्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ D16। अब एंड में मैं बात करूंगा D16 को एग्जामिन करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप ये मेरे PDF की लिस्ट अपने पास हमेशा रखेंगे जब भी आपको डिविजनल चार्ट को वो करना है। अब मैं बीच में एक चीज और बता देता हूँ, इसके बियॉन्ड आपको डिविजनल चार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने सिखाया है आप उतना यूज कर लेते हैं तो बहुत कुछ यूज कर रहे हैं। और ज्यादा आप डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर आपकी प्रेडिक्शन लेवल पर आप कंफ्यूज होना शुरू कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही सटीक तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश की है। बिंदुवार, ये जिसे हम कहते हैं बिल्कुल सटीक आपको वो कंसेप्ट बताने की कोशिश की है जो कंसेप्ट आप एक कुंडली के ऊपर लगा सकते हैं।
तो रूल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ D16 देखते हैं। लगना इंडिकेट लेवल एंड सोर्स ऑफ लग्जरीज। आपकी D16 की लग्न मैंने पहले भी बताया, वो आपका सोर्स और लेवल को इंडिकेट करेगा। जितनी लग्न आपकी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका लेवल ऑफ लग्जरी ज्यादा होगा। और आपका लग्न लॉर्ड या लग्न को जो प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेस से आपको लग्जरी मिलेगी, वो किन हाउसेस के लॉर्ड हैं। राजयोग प्रेजेंट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ लग्जरीज। आपका D16 के अंदर राजयोग है, जैसे अभी मैंने बताया था, उसमें मंगल और वीनस फिफ्थ हाउस में बैठे हुए थे उस कुंडली में। वो ये बताएंगे जितने ज्यादा राजयोग होंगे उतना हाई लेवल ऑफ लग्जरीज आपकी लाइफ में होंगी। धन योग इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ लग्जरीज। तो धन योग भी ये बताएंगे कि लग्जरीज कितने हायर लेवल पे होगी। आपके पास एक छोटा फार्म हाउस हो सकता है, बड़ा फार्म हाउस हो सकता है, और बड़ा फार्म हाउस हो सकता है, जगह जगह फार्म हाउस हो सकते हैं। ये धन योग इंडिकेट करेगा। आप जो भी लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हो, आपके पास एक छोटी कार हो सकती है, ये भी लग्जरी है। थोड़ी बड़ी हो सकती है, लग्जरियस गाड़ियां हो सकती हैं, वो सब धन योग इंडिकेट करेगा। एनी एसोसिएशन ऑफ सिक्स्थ और एट्थ हाउस ऑब्लिक लॉर्ड विद लग्न और फोर्थ हाउस ऑब्लिक लॉर्ड इंडिकेट डेंजर और एक्सीडेंट थ्रू व्हीकल्स। अब इसे आप नोट कर लें। आपके पास जो भी व्हीकुलर एक्सीडेंट के केस आएंगे, आप उसमें लगा के देखें तो आपको ये नजर आएगा। इसको आप एक्सीडेंट के लिए जरूर यूज करें, क्योंकि आप जब D1 से एक्सीडेंट देखते हो तो आप उतना प्रेडिक्ट एक्यूरेटली नहीं कर सकते, मगर D16 से आपको व्हीकुलर एक्सीडेंट क्लियर कट पता चलेगा। Association of third and 12th house lord with lagna fourth house oblique lord show loss of vehicle due to theft or accident। ये मैं ऑलरेडी अर्लियर आपको बता चुका हूं जब मैंने थर्ड हाउस बताया था। लुक D16 लॉर्ड ऑफ सन टू सी रिचनेस ऑफ material हैप्पीनेस एंड द अटैचमेंट ऑफ सोल विद इट। आपको देखना है D16 लॉर्ड ऑफ सन। सन जिस भी भाव के राशि के अंदर है, उस राशि के स्वामी को देखना है। हम उसको बोलेंगे D16 लॉर्ड ऑफ सन। वो स्वामी की कैसी स्थिति है वो आपको मेटेरियल हैप्पीनेस को इंडिकेट करेगा, और आप उस हैप्पीनेस से कितना अटैच्ड हैं। हम बहुत सारी चीजों से हैप्पीनेस मिलती है हमें। एक हमने डॉग पाला, उससे हमें हैप्पीनेस मिल सकती है, और हम उससे कितना अटैच्ड हैं वो हम इससे देखेंगे D16 में। जो भी सूर्य का लॉर्ड है, सन जिस भी राशि के अंदर है, उसके स्वामी से आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्वामी से रिलेटेड चीजों से आपकी आत्मा से आप उससे जुड़े होंगे, और उसको लूज करने पर आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। सपोज उसका स्वामी जुपिटर है, तो जुपिटर है तो आप धार्मिक चीजों से बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सपोज उसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से रिलेटेड आप किसी स्त्री से बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हैं। आप घर की एक तरीके से डेकोरेशन से बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हैं। और यदि वो लूज करेगी, आत्मा से आप अटैच होंगे, उसके लिए आप पूरे एफर्ट करेंगे, और लूज यदि वो होगी तो आप पूरी तरीके से दुखी हो जाएंगे। फॉर व्हीकल्स, क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक एटसेट्रा, सी स्ट्रेंथ ऑफ वीनस। ए स्ट्रॉन्ग वीनस व्हेन प्लेस्ड इन क्रूअल D16 गिव डेंजर थ्रू देम। अब आपको स्ट्रेंथ ऑफ वीनस देखनी है D1 चार्ट के अंदर। व्हीकल, क्लोथ एंड कॉस्मेटिक एटसेट्रा के लिए आपको D1 चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ देखनी है शुक्र की। अब शुक्र स्ट्रांग हो गया, इसको आपने प्लेस कर दिया क्रूअल D16। क्रूअल D16 का मतलब मेलिफिक प्लेनेट के D16 की में मेलिफिक प्लेनेट की राशि में यदि वो प्लेस्ड हैं, तो वो उनसे आपको डेंजर को इंडिकेट करेंगे। आपकी D1 कुंडली के अंदर आपने शुक्र को देखा, वो स्ट्रांग है। उस शुक्र को उठाकर आप D16 चार्ट में जाकर देखिए। यदि वो स्ट्रांग होकर D16 में आपके क्रूअल राशियों के अंदर बैठा हुआ है, मेलिफिक प्लेनेट की राशियों के अंदर बैठा हुआ है, तो उनसे आपको डेंजर होगा, इस तरीके से देख सकते हैं। मगर शुक्र आपका बली नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपको इस तरीके का कोई भी डेंजर नहीं होगा। आपका शुक्र बली है D1 में, और D16 में वो शुभ ग्रहों की राशि में गया है, तो वो उन्हीं सुख सुविधाओं को कई गुना आपकी लाइफ के अंदर बढ़ा देगा। तो D16 में शुक्र का प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। D1 चार्ट का शुक्र आपको मालूम है आपकी लग्जरीज को इंडिकेट करता है, और D16 में वो किस आपके षट शामसा में जाकर बैठ गया है, वो बताएगा कि वो लग्जरीज आपकी लाइफ के लिए अच्छी होंगी या बुरी होंगी। अब आ जाता हूं 8 पॉइंट पर। जुपिटर इज ए कारक ऑफ इनर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। आपकी इंटरनल हैप्पीनेस का कारक जुपिटर होता है। ए स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन गुड शोडामशा एंड एस्पेक्टिंग लग्ना
इज बेस्ट टू एंश्योर इनर हैप्पीनेस। तो आपका स्ट्रॉन्ग जुपिटर है, वो आपके गुड शोड शांसा के अंदर जाकर बैठ गया। गुड का मतलब बेनिफिक प्लेनेट की राशि में D16 के अंदर बैठकर वो यदि लग्न को एस्पेक्ट कर ले, तो ऐसा पर्सन को इनर हैप्पीनेस होती है, अंदर से वो हैप्पी रहेगा। हमेशा उसके चेहरे पर आपको एक ग्लो दिखाई देगी, क्योंकि वो इंटरनली उन चीजों को एक तरीके से आत्मसात करके बैठा हुआ है, उस हैप्पीनेस को, और उसके पूरी पर्सनैलिटी के अंदर वो नजर आएगी। तो इनर हैप्पीनेस का कारक जुपिटर होता है। जुपिटर आपकी कुंडली में स्ट्रांग होकर यदि D16 में शुभ ग्रहों की राशियों में जाकर बैठ गया और वहां से लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस पर्सन को इनर हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट वन है मार्स इज कारक ऑफ परमानेंसी ऑफ हैप्पीनेस और लग्जरी। वीनस जो कारका होता है वो लग्जरी होता है, जो लक्ष्मी का कारक है, जो कि चर होती है, एक जगह से दूसरी जगह आपकी बदलती रहती है। तो हमें मालूम है कि जो वीनस से जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो आपकी परमानेंट नहीं होती, मगर मार्स इज ए कारक ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस एंड लग्जरी। सी द प्लेसमेंट ऑफ मार्स फ्रॉम नाइन्थ लॉर्ड ऑफ D1 इन D16। आपको D1 में आपके नाइन्थ लॉर्ड से D16 में उसका प्लेसमेंट देखना है, मैं भी बताऊंगा कैसे। वेल वेल प्लेस्ड मार्स गिव्स लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। ये एक सूत्र है एस्ट्रोलॉजिकल, आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देखनी है। अब D16 चार्ट में आप देखिए मार्स का प्लेसमेंट फ्रॉम नाइन्थ लॉर्ड ऑफ D1। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इसका। D1 का नाइन्थ लॉर्ड देखिए यहाँ पे मरकरी है। D16 के अंदर आप मार्स का प्लेसमेंट देखिए विद रेस्पेक्ट टू मरकरी। तो मरकरी से देखिए 12th हाउस के अंदर चला गया, इसका मतलब वो लॉस भाव में है। मरकरी से यदि वो त्रिकोण में होता, मरकरी के साथ होता, 5वें 9वें भाव में होता, तो ऐसे पर्सन को लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती। मगर ये 12वें भाव में चला गया। आपको देखना क्या है कि D1 चार्ट के नाइन्थ लॉर्ड को आपने D16 चार्ट में देखना है। अब मार्स का प्लेसमेंट देखना है उससे। यदि मार्स का प्लेसमेंट उसे लग्न बनाकर देखें, अच्छे भावों में आ रहा है, तो आपको उतनी ही लास्टिंग या लंबे समय तक चलने वाली हैप्पीनेस मिलेगी, नहीं तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस होगी। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के केस में वो लॉस भाव में जाकर बैठ गया है, इसलिए उसको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको आज ये D16 चार्ट बताया। फिलहाल एज ऑफ नाउ मैं इस डिविजनल चार्ट सीरीज को विराम दूंगा। आने वाली क्लासेस में मैं जब सेकंड सीरीज लेकर आऊंगा, तो अदर जो और भी माइन्यूट डिविजनल चार्ट है जिनका हम ज्यादा यूज नहीं करते, उन्हें लेकर आऊंगा। इस सीरीज में मैं आपको वन बाई वन, मैंने आपको D9, D7, D16, D30 में अलग से पहले एक सीरीज लेकर आ चुका हूँ। D12 चार्ट के बारे में बताया, और D3 चार्ट के बारे में भी मैं ऑलरेडी एक सीरीज लेकर आ चुका हूँ। और समय मिलेगा तो मैं आगे भी D3 चार्ट के बारे में एक दो वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब लोगों ने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।